ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? ये वो डिवाइसेस हैं जो कि हम किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इन डिवाइसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं: इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस जो हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या है कि जो इनपुट डिवाइस हैं दे प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम। वो जो है कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। एंड एनी इनपुट कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह की कोई टेक्निकल लिमिट नहीं है कि हम किसी प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेसिफिक जो डिवाइस है उसे ही यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के द्वारा कोई भी डिवाइस किसी भी तरह के प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो इसे जो है हम अपनी नीड के हिसाब से मैनेज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस हम लेंगे कीबोर्ड है। कीबोर्ड इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कीज़ और बटन्स टू बी यूज्ड एज इलेक्ट्रिक स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो कीबोर्ड क्या है? ये एक कीज़ की अरेंजमेंट की जाती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस या एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की तरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो आप जैसे ही की को प्रेस करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है, और जैसे आप प्रेस करते हैं एक सिग्नल जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो जाता है और उसके हिसाब से आगे प्रोसेसिंग होती है। एंड इनपुट जो कीबोर्ड जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टू प्रोवाइड इनपुट टू इनपुट टेक्स्ट एंड कमांड्स। आप टाइपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें टेक्स्ट जो है लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ कमांड्स देने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप कोई फाइल के अंदर काम कर रहे हैं और कंट्रोल एस आप कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो कंट्रोल एस से फाइल जो है वो सेव हो जाती है। तो वो कमांड है। जब आप टाइप करते हैं वो टेक्स्ट एस जब आप टाइप करेंगे तो एस जो की है वो प्रेस करेंगे तो वो सिंपल जो है वो टेक्स्ट का इनपुट वहाँ देगी। और जो कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर कितनी तरह की कीज़ हैं? मेनली ये 4 तरह की कीज़ जो हैं वो एक कीबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं। तो इसमें पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक में A to Z जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसके ऊपर वो आ जाते हैं, और न्यूमेरिक कीज़ 0 to 9। और इसके अलावा फंक्शन कीज़ हैं। फंक्शन कीज़ F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज़ हैं, और इनका काम क्या है? ये जो है अलग अलग प्रोग्राम के अंदर अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज़ कर रहे हैं तो F5 की जो है वो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसी तरह से अलग अलग कीज़ का अलग अलग फंक्शन जो है वो अलग अलग प्रोग्राम के अंदर होता है। और मॉडिफायर कीज़ हैं। मॉडिफायर कीज़ जैसे कि मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं? ये वो कीज़ हैं जो कि किसी दूसरी की का फंक्शन मॉडिफाई करती हैं। और ये कौन कौन सी कीज़ हैं? जैसे कंट्रोल की है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एस की का, कि आप जब एस प्रेस करते हैं, आप टाइप कर रहे हैं एस प्रेस करते हैं तो वहाँ एस लिखा जाता है, और जब आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो वो फाइल को सेव करने की कमांड होती है। तो कंट्रोल जो की है वो मॉडिफायर की है, और उसने एस जो की है उसका जो फंक्शन है वो मॉडिफाई करती है। तो इस तरह से मॉडिफायर कीज़ जो है वो होती हैं। कंट्रोल है, शिफ्ट है और ऑल्ट की है। ये सारी कीज़ जो हैं ये मॉडिफायर कीज़ हम इन्हें कहेंगे। इसके अलावा कर्सर कीज़ हैं जो कि कर्सर को मूव करने के काम आती हैं या डायरेक्शन जो है वो बताने के काम आती हैं। और कर्सर की जो है वो 4 डायरेक्शन में जो है वो पॉइंटेड होती हैं। आपने कीबोर्ड के ऊपर देखा होगा। अभी हम कीबोर्ड भी देखते हैं। कीबोर्ड देखने के लिए हम जो है ऑनलाइन गूगल इमेजेस को सर्च कर रहे हैं, लेबल्ड फॉर रीयूज़ विद मॉडिफिकेशन। तो आपने वैसे कीबोर्ड देखा ही होगा, तो बहुत ही कॉमन सा इनपुट डिवाइस है। ये सारे जो हैं ये कीबोर्ड ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जैसे ये जो है ये आपके एरो कीज़ हैं। यहाँ अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ हैं, ये फंक्शन कीज़ हैं, और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये सारे जो हैं ये मॉडिफायर कीज़ हैं। ओके, तो इसके बाद अगला जो
कंपोनेंट है वो है माउस। तो माउस का यूज़ हम कब करते हैं, या माउस क्या होता है? इनपुट माउस क्या करता है काम? इट इनपुट रिलेटिव मूवमेंट ऑफ माउस विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग सरफेस। तो माउस जो एक कंपोनेंट है, जो हार्डवेयर है, तो जब आप उसे मूव करते हैं और माउस की जो मूवमेंट है, या मतलब जो पूरा कंपोनेंट है उसकी जो मूवमेंट है, उसके अंदर एक सर्किट जो है वो प्लेस किया जाता है जो कि उसकी मूवमेंट को सेंस करता है और उस मूवमेंट को वो इनपुट करता है। और जैसे आपका जो माउस मूव किया जाता है उसी तरह से आपका जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर, वो भी हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो मूव कर सकते हैं। तो एक कॉमन माउस के ऊपर जो है बटन्स होते हैं कुछ, उनमें से ये 3 बटन जो है वो कॉमनली पाए जाते हैं। तो पहला है लेफ़्ट क्लिक का बटन, और राइट क्लिक का बटन, और स्क्रॉलर। तो ये जो है एक कॉमन माउस के अंदर जो है ये बटन रखे जाते हैं। तो माउस की भी हम पिक्चर देखते हैं ऑनलाइन सिमिलरली। तो यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी तरह के माउसेस जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि कुछ माउस जो है वो एनहांस किए जाते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, गेमिंग के लिए, या कोई ड्राइंग, या मतलब कि कोई आपने आर्टिस्टिक कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो उसमें भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये माउस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टच स्क्रीन के बारे में। तो टच स्क्रीन क्या है? इट इज़ टच सेंसिटिव सरफेस लेयर्ड ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, या कंप्यूटर सिस्टम की जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके ऊपर ये एक लेयर की तरह जो है वो रखी जाती है, और जो कि आपके जो टच को आप जब भी वहाँ प्रेस करते हैं, चाहे आप फिंगर से प्रेस करते हैं या आप किसी ऑब्जेक्ट से टच करते हैं, तो उसे जो है ये सेंस कर लेती है। और उस जो आपने जो टच किया है, जिस पोजीशन के ऊपर आपने टच किया है, उस पोजीशन की इंफॉर्मेशन ये कंप्यूटर को देती है। तो ये जो है इसके थ्रू, एक टच स्क्रीन के थ्रू जो है आप टच जेस्चर जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो भी आप टच जेस्चर्स उस पर करेंगे, वो जो है वो इनपुट करेगा कंप्यूटर सिस्टम को। तो टच स्क्रीन जो है वो आपको वैसे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आपने डिस्प्ले, उसके नीचे जो डिस्प्ले है वो आपको दिखाई देना चाहिए। और टच स्क्रीन के एग्जांपल जो है आप देखते हैं, आप हर रोज़ जो है यूज़ करते हैं। अब आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो है आपके स्क्रीन के ऊपर एक लेयर बिछाई जाती है, जो आपके टच को, आपके हैंड टच को जो है वो सेंस करती है, उसे वो भी एक टच स्क्रीन का एग्जांपल है। इसके अलावा आप एटीएम के अंदर जाते हैं, यहाँ से हम आपने यहाँ पर एटीएम की भी पिक्चर होगी। एटीएम के अंदर आप जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी जगह जो है आपको टच की स्क्रीन जो है वो दिखाई दे सकती है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एटीएम के अलावा और काफ़ी जगह पर जो है आप टच स्क्रीन आपने देखी होगी, या काफ़ी और जगह जो है ये यूज़ की जाती है। तो ओके, तो इसके बाद अगला जो कंपोनेंट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक जो है, इट इनपुट इट्स एंगल और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूट्रल पोजीशन। तो जॉयस्टिक जो है वो एक स्टिक की तरह होता है, और जब ये बिना आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया है तो ये इस पोजीशन में होगा, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, और जिस डायरेक्शन में आप इसे मूव करेंगे वो डायरेक्शन जो है ये कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट करेगा, और इनपुट करने के बाद कंप्यूटर जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ये जो है आप ज़्यादातर गेमिंग जो प्रोग्राम है उनमें देख सकते हैं। जैसे जो आप गेम का ये रिमोट देखते हैं, गेम कंट्रोलर, इसके ऊपर ये जो कंपोनेंट्स हैं ये जो हैं ये जॉयस्टिक के एग्जांपल हैं। ये इतने थोड़ा छोटे देखने में आपको ये लग रहे हैं, बट जॉयस्टिक जो है वो थोड़ा ये सारे जॉयस्टिक के ही एग्जांपल्स हैं। तो इसे भी जब आप मूव करेंगे तो ये भी इसके डायरेक्शन को जो है वो इनपुट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी गेम के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है। और
इसके अलावा स्कैनर है। स्कैनर जो है वो यूज़ किया जाता है टू इनपुट प्रिंटेड इमेजेस। तो किसी भी सरफेस के ऊपर कोई इमेज है, उस इमेज को आपने कंप्यूटर के अंदर फीड करना है, उसके लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो स्कैनर जो है वो काफ़ी तरह के होते हैं। स्कैनर्स आपने देखा होगा, ये जो है इस तरह के स्कैनर, इसमें जो है आप जो भी इमेज आपको स्कैन करनी है यहाँ पर आप रखेंगे, इसे बंद कर देंगे और वो जो है इसे स्कैन करके कंप्यूटर को फीड कर देगा, उसकी जो है सॉफ्ट कॉपी जो है वो बन जाती है। तो इस तरह के स्कैनर को हम कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। कुछ जो स्कैनर हैं हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं, जो कि आप हाथ से पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। आप हाथ से पकड़ के जो भी आपने इमेज स्कैन करनी है उसके ऊपर आप उसे मूव करते हैं और वो जो है हैंड हेल्ड स्कैनर जो है वो उस इमेज को कंप्यूटर में फीड कर देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है इसे स्कैन कर रहे हैं। और बच्चे नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो मर्ज होती हुई आपको दिखाई देंगी कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है कोई कोड जो है वो स्कैन कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट को आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आजकल आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू जो है वो मर्ज हो जाती हैं कि एक ही जो डिवाइस है वो काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये अभी आपने देखा स्कैनर्स। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोफ़ोन के बारे में। तो माइक्रोफ़ोन जो है वो ऑडियो को इनपुट करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और ऑडियो को इनपुट करने के लिए ये जो है ये माइक के आप एग्जांपल या इसकी जो पिक्चर्स हैं वो आप देख रहे हैं। तो माइक आप सभी ने देखा होगा, जो भी आप बोलेंगे या जो इसके आसपास जो आवाज़ है ये उसे सेंस करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के उसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उसे ये पास कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को। तो माइक जो है वो आपको काफ़ी तरह के मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि माइक इसी तरह के होते हैं। आप जो हेडफोन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी आपको माइक जो है वो देखने को मिलता है। या इस हेडफोन में तो बहुत ही छोटा सा एक बस एक डॉट सा आपको दिखाई देगा, तो वो भी एक माइक का ही काम करता है। तो ये जो है ये सारी पिक्चर जो है ये माइक की हैं। तो यहाँ से आप ये सारा देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वेब कैम है। तो वेब कैम यूज़ किया जाता है टू इनपुट वीडियो एंड कैप्चर इमेजेस। और इसमें ये जो है रियल लाइफ इमेजेस की 3D ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस, जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस क्लिक आप कर सकते हैं वेब कैम से या कैमरा से। यहाँ पर मैंने कैमरा इसलिए नहीं लिखा कि क्योंकि कैमरा जो है एक कई कैमरास जो हैं वो अलग से वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर के साथ जो है पेरिफेरल डिवाइस के रूप में काम करते हैं। तो कई जैसे DSLR कैमरा है या अलग कोई कैमरास हैं तो वो अलग भी काम करते हैं कंप्यूटर से। तो वेब कैम मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि वेब कैम जो है वो कंप्यूटर के साथ ही काम करता है। तो हम जो है अगर आपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो उसके लिए आप वेब कैम का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये वेब कैम की हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका लैपटॉप के अंदर भी जो है एक वेब कैम इसके अंदर इंटीग्रेटेड होता है काफ़ी सारे लैपटॉप्स के अंदर। यहाँ पर यहाँ जो है तो ये सारी जो है पिक्चर्स हैं वेब कैम की। और आपके जो आजकल स्मार्टफ़ोन है उसके अंदर जो सेल्फ़ी कैमरा आ रहा है वो भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। उसमें प्राइमरी चाहे सेकेंडरी कैमरा है, दोनों ही वो इनपुट डिवाइस की तरह ही काम करते हैं क्योंकि इंडिविजुअली अलग से कैमरा कोई काम नहीं कर रहा है वहाँ पर। और इसके बाद आगे है बार कोड रीडर हैं। बार कोड रीडर आपने देखे होंगे जब आप मार्केट जाते हैं वहाँ पर जो कुछ सेल पॉइंट्स जो हैं या आप कह सकते हैं कि किसी मॉल वगैरह में जा रहे हैं वहाँ पर आप कुछ सामान ख़रीदते हैं, वहाँ जो है लोग आप देखते हैं कि आपके सामान के ऊपर एक कोड लिखा होता है बार कोड, उसे स्कैन करने के लिए इस तरह की डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं बार कोड रीडर। तो ये जो है बार कोड को
कंप्यूटर में फीड करने के काम आता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे इनपुट डिवाइस होते हैं और उन सभी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो कुछ इसी तरह के एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये जो है आपके जो चेक्स हैं उनके ऊपर जो मैग्नेटिक इंक से कैरेक्टर्स लिखे गए हैं उनको रीड करने के काम आता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये OMR शीट के ऊपर जो आप ऑप्टिकल मार्क बनाते हैं उसे रीड करने के काम आता है। ऑप्टिकल रीडर्स हैं जो कि सिंपली आपके जैसे टेक्स्ट बुक में आपने कुछ लिखा है उसे रीड करने के काम आता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। तो इसके बाद जो है आगे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं दे हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर डाटा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं या ये वैसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? पहला है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी काम होता है और मैकेनिक्स या मैकेनिकल भी इसमें कई जो कंपोनेंट्स हैं मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी इसमें काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डाटा। तो इसमें जो डाटा स्टोरेज की जाती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में की जाती है और ये जो है आपको डायरेक्ट डाटा एक्सेस प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट डाटा एक्सेस मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर जो भी फाइल्स स्टोर की गई हैं, मान लो आपने उसके अंदर 100 फाइल जो है वो स्टोर की गई हैं और आपको 50वीं फाइल जो है वो एक्सेस करनी है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले जो पहली 49 फाइल्स हैं उनको एक्सेस करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आप 50th या जो 50वीं जो फाइल है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है डाटा एक्सेस मेथड जो है इसकी वजह से जो एक्सेस की स्पीड है, किसी फाइल को एक्सेस करने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कि आप डायरेक्टली जो है उस डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। और हार्ड डिस्क आपने देखी होगी आजकल एक्सटर्नल जो ये हैं हार्ड डिस्क के यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं। आप बाहर से जो है ये इस तरह से आपको दिखाई देगी। अगर आप कंप्यूटर को ओपन करके उसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से एक आपको हार्ड डिस्क जो है वो दिखाई दे सकती है। और हार्ड डिस्क को अगर आप फर्दर ओपन करेंगे, ये जो पार्ट है इसको ओपन करके देखेंगे तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। इसके अंदर ये जो है रीड राइट हेड है जिसके थ्रू आप डाटा को रीड करते हैं और राइट करते हैं। और ये जो डिस्क्स हैं और इनके ऊपर जो है वो डाटा रीड या राइट किया जाता है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आप आजकल काफ़ी जो है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ की जाती हैं। जैसे ये है, इसे आप लैपटॉप के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं USB केबल के थ्रू। तो ये जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की पिक्चर है। और इसके बाद आगे जो डिवाइस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप जो है ये डाटा स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक सिग्नल्स। ये भी उसी तरह से मैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में जो है डाटा स्टोर करती है, लेकिन यहाँ पर इट प्रोवाइड्स सीक्वेंशियल एक्सेस टू डाटा, कि इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो एक सीक्वेंस के थ्रू, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के थ्रू जो है आप उसे एक्सेस कर पाते हैं। आप डायरेक्टली जो है किसी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं कि आपने 100 फाइल्स का जो है एक मैग्नेटिक टेप के अंदर सेव किया है। तो अगर आपको 50वीं फाइल जो है एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको पहली से लेकर के 49 जो फाइल हैं उन सभी को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो 50वीं फाइल को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर इतना ज़्यादा ये टाइम लेता है प्रोसेस करने, आपके डाटा को रीड करने के लिए, तो इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जब हम दूसरे जो डिवाइसेस हैं उनसे जब हम कंपेयर करते हैं और काफ़ी उनसे सस्ता भी आपको पड़ता है।
और ये जो मैग्नेटिक टेप है इसे आप यूज़ करते हैं डाटा का बैकअप वगैरह बनाने के लिए, जहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सेस या मतलब कि आपको कोई भी डाटा जो है उसे जल्दी से जल्दी एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती। डाटा बैकअप का मतलब आपने कोई मान लीजिए कोई आपने पिछले 10 साल का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा जो है वो बैकअप करना है ताकि आपके जो हार्ड डिस्क है वो फ्री हो पाए, उसके अंदर जो है जो स्पेस है वो फ्री हो पाए, तो आप उस तरह के डाटा को मैग्नेटिक टेप के ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं, आर्काइव में रख सकते हैं या किसी भी सेफ जगह पर रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको वो पिछले 10 साल का डाटा चाहिए हो आप उससे रिट्रीव कर सकें। तो करंट सिचुएशन में जो आपको डाटा चाहिए होगा वो आप हार्ड डिस्क या कुछ और जो भी फास्ट एक्सेस मेथड आपके डाटा को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं उन डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं। और जो डाटा आपको बैकअप के लिए चाहिए कि आपने उसे स्टोर करके रखना है, इन केस वो कोई स्पेशल केस के अंदर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तब एक्सेस करना है, उसके लिए आप मैग्नेटिक टेप का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह का डाटा जो है वो काफ़ी उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आपने 10 साल का डाटा सेव करना है तो उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, जो कि मैग्नेटिक टेप के ऊपर आसानी से आ सकता है। तो इसके अलावा जो है और मैग्नेटिक टेप का हम पिक्चर देखते हैं। ये जो है मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इनके ऊपर इनके ये जो पूरा जो ये एक डिस्क जैसी आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक टेप को एक के ऊपर एक जो है वो लेयर बाय लेयर जो है ये उसमें बनाई गई है। जैसे आप पुरानी वो कैसेट्स देखते हैं ये उस तरह से कुछ दिखाई देता है, तो ये भी मैग्नेटिक टेप होती है, इसके ऊपर जो है आप डाटा स्टोर करते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा, अगर आपने पुराने ये कैसेट के थ्रू अगर सॉन्ग्स सुने होंगे कि अगर आपको 10वां जो गाना है वो सुनना है तो पहले आपको अगले वाले जो गाने हैं वो फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड जो भी आप जैसे भी उसे करना चाहते हैं वो करके आप तब जो है वो या उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो होती है कि आपको उससे पहले वाले गाने जो हैं वो सारे एक्सेस करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आप 10वें गाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आजकल आप क्या करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में कोई डाटा या सॉन्ग है या आपके पेन ड्राइव में कोई सॉन्ग है, वो आप डायरेक्टली जिस भी फाइल के ऊपर आप क्लिक करते हैं वो फाइल जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाती है। तो ये हैं मैग्नेटिक टेप्स की जो है ये पिक्चर्स हैं। इसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क्स। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो है इट इज़ ए डिस्क दैट यूजेस ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा। तो ये कुछ जैसे ये डिस्क की शेप में ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स का यूज़ करके डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये जो डिस्क हैं इनके ऊपर भी आप डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह की हैं, जैसे सीडी हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क है या डीवीडी हैं, तो इनका अलग अलग से जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अलग अलग रहती है। और ये आपको काफ़ी सस्ती जो है या बाकी जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनसे सस्ती मिल जाएगी, लेकिन इनकी कैपेसिटी भी जो है वो काफ़ी कम होती है। जैसे आपको एक सीडी जो है वो मिलती है 10 रुपये के अंदर, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो 700 MB की होती है। तो ये आपको कब काम आएंगी, जब आपने थोड़ा डाटा जो है वो स्टोर करना है और वो लंबे समय के लिए स्टोर करना है, तो उस केस में जो है आप ज़्यादा जो है इन्वेस्ट आपको ना करना पड़े, उसके लिए आप कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। 10 रुपये में आपको 700 MB जो डाटा है वो मिल जाएगा, जो कि आप अलग से रख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनको आप नीड के हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हैं। और आगे हैं USB फ्लैश ड्राइव। इट इज़ ए डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड्स फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस। तो इसके अंदर जो है फ्लैश मेमोरी है और जो कि USB इंटरफेस के थ्रू जो है आप उसे एक्सेस करते हैं। तो अब USB क्या है? USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कि ये जो है एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड जो है ये रखा गया है दैट एस्टेब्लिशेस स्पेसिफिकेशंस फॉर केबल्स एंड कनेक्टर्स, कि कुछ जो केबल्स या कनेक्टर्स हैं उनके लिए ये प्रोटोकॉल बनाता है। ये प्रोटोकॉल जो है उसमें सेट किए गए हैं फॉर कनेक्शन, कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई,
कि किस तरह से कनेक्शन होगा और कम्युनिकेशन होगी या उसमें पावर सप्लाई जो है वो की जाएगी बिटवीन कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स एंड अदर कंप्यूटर्स। तो एक बार जो है जब आप ये स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो जब सभी इंडस्ट्रीज़ या सभी कंपनीज़ उसे फॉलो करती हैं तो यूज़र के लिए जो है ये बहुत ही आसान बन जाता है कि आप किसी भी कंपनी से कोई पेन ड्राइव लेते हैं और आपके किसी भी लैपटॉप के अंदर वो एक्सेसिबल हो जाता है। तो ये जो है यूएसबी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। यूएसबी के अंदर काफ़ी सारे आप डिवाइसेस या आपने यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे आप कनेक्शन या कम्युनिकेशन या पावर सप्लाई के लिए आप यूएसबी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपने सभी ने देखा होगा, आजकल आप काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे ये आपका जो पेन ड्राइव है वो भी फ्लैश ड्राइव का एक एग्जांपल है। तो ये सारे जो हैं आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो है फ्लैश मेमोरी होती है और ये जो है ये यूएसबी इंटरफेस है। आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल फ़ोन की जो केबल है या आप डाटा केबल कह देते हैं उसे, उसके अंदर भी एक इस तरह का इंटरफेस जो है वो लगा होता है या इस तरह का आगे कनेक्टर जो है वो लगा होता है। उसे आप किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर जो है वो डाटा रीड कर सकता है। और यहाँ पर भी ये फ्लैश मेमोरी को जो है वो एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? दे प्रोवाइड आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो आउटपुट जनरेट करता है वो आपको यूज़र को देता है। तो इसमें सबसे पहला है मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन आप कह सकते हैं। इट डिस्प्ले इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर जो इमेजेस प्रोड्यूस करता है उसे ये डिस्प्ले करने के काम आता है। और मॉनिटर जो है आपने सभी ने देखा होगा, मॉनिटर या आप कंप्यूटर स्क्रीन जिसे आप कहते हैं, ये इस तरह से इसे हम, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई एक पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो रही है। इसके अलावा प्रोजेक्टर हैं। प्रोजेक्टर जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाते हैं? टू प्रोजेक्ट इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम ऑन ए स्क्रीन। तो प्रोजेक्टर और कंप्यूटर में क्या फ़र्क, मॉनिटर में क्या फ़र्क है? मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर के साथ यहाँ कनेक्ट किया जाएगा और इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करता है। और प्रोजेक्टर जो है वो किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर इमेज को प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट करने का मतलब इसके अंदर जो है एक लेंस और या ऑप्टिकल कुछ डिवाइसेस के थ्रू एक रियल इमेज जो है वो बनाई जाती है जो कि किसी स्क्रीन के ऊपर जो है आप ले सकते हैं। इसके आगे आप जो भी स्क्रीन रखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके ऊपर जो है इसके द्वारा जो इमेज जो है वो थ्रो की जाएगी और वो उसके ऊपर जो है वो आपको दिखाई देगी। आपने प्रोजेक्टर का भी यूज़ देखा होगा, आप मल्टीपर्पज़ हॉल में देखते हैं या आपके क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा स्पीकर्स हैं। स्पीकर जो है ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड या ऑडियो सिग्नल्स। तो कंप्यूटर को जब ऑडियो की फॉर्म में आउटपुट देना है तो वो स्पीकर्स के थ्रू जो है वो दे सकता है। और स्पीकर्स भी आपने देखे होंगे इस तरह से। ये सारे जो हैं ये स्पीकर्स की पिक्चर्स हैं। कंप्यूटर के साथ पोर्टेबल स्पीकर्स आते हैं जो कि आप आजकल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस हैं। इस तरह से ये सारी पिक्चर जो है ये स्पीकर्स की पिक्चर्स हैं। तो इसके अलावा प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर क्या काम करते हैं? दे पुट इंक ऑन एन अंडरलाइंग सरफेस फॉर गिवन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। तो किसी सरफेस के ऊपर जो है वो जो भी उनके अंदर इंक है, जैसे लेज़र प्रिंटर्स हैं उनके अंदर जो ड्राई इंक है वो यूज़ की जाती है, या इंकजेट प्रिंटर्स हैं उनके अंदर अलग से इंक है, कई कलर प्रिंटर्स हैं उनके अंदर अलग से इंक जो है वो यूज़ की जाती है। तो उस इंक को वो जो अंडरलाइंग सरफेस है या जिसके ऊपर उन्होंने प्रिंट करना है उस सरफेस के ऊपर जो है वो उसे या इंक जो है वो उस पर थ्रो करते हैं या उसके ऊपर प्रिंट करते हैं या उसके ऊपर रखते हैं। तो वो जो इंक है वो किसी भी जैसे सरफेस के, अगर आप सरफेस को
टू डायमेंशनल स्पेस में जो है वो डिवाइड कर लें तो किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर वो उस इंक को थ्रो कर सकते हैं, जिससे कोई भी इम्प्रेशन जो है वो बनता है और उस पेपर या जो भी उसकी जो जिस सरफेस के ऊपर उन्होंने वो इंक थ्रो की है वो उसके ऊपर जो है वो प्रिंट निकल के आ जाता है। और जनरली ये जो सरफेस है वो पेपर के फॉर्म में होती है, तो पेपर के ऊपर आपने प्रिंटर से जब आप प्रिंट करते हैं तो पेपर के ऊपर वो इंक जो है वो मतलब कि इंक जो है वो फेंकता है या इंक से या इंक के थ्रू जो है वो उस पर इमेजेस जो है वो बनाई जा सकती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि 3D प्रिंटर्स भी यूज़ में आ रहे हैं, तो 3D प्रिंटर्स का भी काम सेम ही है। उसमें जो सरफेस है वो आपका कोई फ्लैट सरफेस हो सकता है, उसके ऊपर जो है वो एक बार इंक की एक लेयर जो है वो बिछाते हैं और उस लेयर के ऊपर वो रिपीटेटिवली लेयर के ऊपर जो है दोबारा से एक इंक की लेयर जो है वो चढ़ाते हैं, फिर से उसी के ऊपर जो है वो एक बार और जो है वो इंक की लेयर जो है वो रखते हैं। तो इस तरह से करते करते वो जो लेयर है वो मोटी होना शुरू हो जाती है, मतलब कि 2 डायमेंशन से वो 3rd डायमेंशन में आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम जो है उसे 3 डायमेंशनल प्रिंटर कह देते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल 3D प्रिंटर से मकान या जो हाउसेस जो हैं वो भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। उसमें इंक की जगह जो है आप सीमेंट या जो भी वो मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बनाया जाता है वो आप इंक की जगह वो जो है वो आप डाल देते हैं और जो भी आपके घर का आर्किटेक्चर है उस तरह से वो पहले एक लेयर जो है वो बिछा देता है, उसके बाद उसी लेयर के ऊपर फिर दोबारा से वो अगली लेयर जो है वो बिछा देता है और इसी तरह से रिपीटेडली जब वो लेयर्स के ऊपर लेयर जो है वो बिछाता रहता है तो एक वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होकर के बन जाता है, तो तैयार होकर के आपको वो दिखाई देता है। तो इस तरह से वो 3D प्रिंटर्स काम करते हैं। तो ये एक जनरल प्रिंटर के बारे में जो कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों के बारे में आप कह सकते हैं। तो बच्चे आज हमने सीखा इनपुट डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इससे आगे जो है हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।